नमस्कार, स्वागत है आपका कालका से समालखा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई विभागों की ओर से की जाने वाली 100 करोड़ रुपए से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 3 एजेंडों को रखा गया, जिसमें शिक्षा विभाग के 2 और बिजली विभाग का 1 एजेंडा शामिल है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से पर्सनलाइज्ड एंड एडिप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह पॉल सॉफ्टवेयर टैबलेट में पहले से लोड किया जाएगा, जो इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 10 विषयों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि समिति ने 47 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5 लाख डाटा सिम कार्डों की खरीद को मंजूरी दी है। इन सिम कार्डों को 2 GB की दैनिक डाटा सीमा के साथ टैबलेट के साथ दिया जाएगा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मई महीने में 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लगभग 2.5 लाख टैब वितरित किए जाएंगे। छात्रों को बांटे जाएंगे 2.5 लाख के टैबलेट। और विशेष बैठक रही, जिसमें शिक्षा को लेकर और भी आगे क्या कुछ कार्य करने हैं, इस पर चर्चा की गई। हाई पावर परचेस कमेटी की यह बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ आपको बता दें, कई लाख का बजट जो है इसमें पेश किया गया और छात्रों को अब 2.5 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। तो ऐसे में विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह देखा गया। तो राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किए जाने को लेकर हरियाणा कैबिनेट में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चिंता जाहिर की है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुश्ती एक प्रमुख खेल है और भारत ने कुश्ती में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। देश के नौजवान भारी संख्या में कुश्ती के खेल से जुड़े हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उनके समय में कुश्ती प्रतियोगिता भारत का नंबर 1 खेल हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि कुश्ती को हटाना बहुत गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम भी जहां संभव होगा इस मुद्दे को उठाएंगे। तो इसको लेकर खिलाड़ियों में काफी रोष भी नजर आ रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को हटा दिया गया है और लगातार खिलाड़ियों की मांग है कि बेहद ही गलत फैसला ये है और ऐसे में इस पर चिंता भी जाहिर की गई थी और लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि इस पर त्वरित कार्रवाई या कोई भी एक्शन लिया जाए। बड़ा चिंता का विषय है, निश्चित तौर से इसके बारे में बातचीत की जाएगी। कुश्ती तो जो है प्रमुख खेल है हरियाणा का और हमारे बहुत से जो हैं नौजवान हैं, हमारी लड़कियां हैं, उन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। और पुराने टाइम में तो नंबर 1 पे जो था वो भारत में तो कुश्ती को ही माना जाता था। तो ये टाना मैं समझता हूँ गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहाँ उचित स्थान होगा वहां पे इस बात को उठाएंगे। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो सोनीपत से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 नकलचियों पर नकल मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज हो गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करवा रहे थे नकल। दूसरी की जगह पेपर देने पहुंचे थे 3 युवक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है लगातार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और आपको बता दें कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नकल रहित परीक्षा कराने का प्रयास लगातार प्रशासन कर रही थी, लेकिन उस बीच यह बड़ा मामला सोनीपत से सामने आया था, जहां पर किसी और के पेपर देने के लिए 3 युवक पहुंचे थे, खेलों से हटाना चाहते थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, नकल मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है, कार्रवाई जा रही है कि आखिर कौन कौन और इस नकल के खेल में शामिल था। नकल मामले में हालांकि 6 लोगों पर मुकदमा प्रशासन द्वारा दर्ज कर लिया गया है नकल मामले में। और साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करवा रहे थे ये लोग नकल। दूसरी की जगह पेपर देने पहुंचे थे 3 युवक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है लगातार और पूछताछ जारी है।
तो पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन कौन इस पूरे खेल में शामिल था और साथ ही हालांकि 6 लोग जो हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, नकल करवाने का प्रयास वहां पर किया गया था। हालांकि प्रशासन द्वारा काफी सख्ती वहां पर बरती जा रही थी और इस बीच यह जानकारी सामने आई थी प्रशासन को कि किसी और के पेपर देने के लिए 3 युवक जो है वहां पर पहुंचे हैं और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आने लगी। अब जाकर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनमोहन ने सेंटर सुप्रिटेंडेंट माल टाउन हरियाणा स्कूल के ने एप्लीकेशन दी थी। वे 3 बच्चे की जगह दूसरे बच्चे पेपर दे रहे थे, जिसमें साहिल, अभिषेक त्यागी और पवन कुमार हैं। 2 बच्चे +2 के हैं और 1 बच्चा मैट्रिक का है। तीनों हिंदी का पेपर था तो दूसरे बच्चे की दूसरा बच्चा पेपर दे रहा था। तो 3 बच्चे अननोन है, वो अभी तफ्तीश का विषय है, उसमें देख लिया जाएगा। 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सर? 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। नकल मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, साथ ही और कौन कौन वह लोग थे जिनकी शह पर यह कार्य किया जा रहा था। 6 लोगों को हालांकि 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाजपत, और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या कुछ जानकारी अब तक प्राप्त हो पाई है? 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जी देखिए लाजपत लगातार जो है गहनता से जांच कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर। बेहद गंभीर मामला था ये, जिस तरह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है लंबे समय बाद ऑफलाइन हुई और उस बीच यह बड़ी खबर सामने आई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनीपत में एक भट्टे पर काम करने वाली मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मजदूर दिमागी रूप से परेशान था और वह अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा करता था और उसने भट्टे पर ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में भिजवाया है। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेंटल है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता और आपस में काम करते करते बीच बीच में मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है और जो भी करता है अपने हिसाब से करता है, अपनी मर्जी से करता है। अगर झगड़ा करता है तो किसी का सुनता नहीं है। बस इसीलिए थोड़ा परेशान था और लड़ाई झगड़े में थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा उसका चढ़ जाता था, किसी की बात नहीं सुनता था। तो अब इसने क्या फांसी लगा ली? हाँ, इसने अब इसी चक्कर में मतलब अपने आप दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था तो अब फांसी लगा लिया अपने आप। आत्महत्या कर दी। जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत मौके पहुँचकर पहुँचे थे। वहाँ जो फांसी लगाई हुई था वहाँ इसकी जो कार्रवाई अमल में लाकर वहाँ पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत में भिजवा दिया। आज इसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई अमल में लाई। सर मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है? मानसिक रूप से परेशान बता रहे हैं। तो करनाल पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने 3 आरोपियों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपी पानीपत में रहने वाले सगे भाई और 1 यूपी का रहने वाला है। आरोपियों के कब्जे से 1 कार, 1 स्कूटी और 7 बाइक बरामद की गई है। दोनों सगे भाइयों ने शराब पीने के लिए 80 बाइकों की चोरी की वारदातों को कबूल किया है। बता दें कि यह लोग चोरी के आरोप में जेल से फरवरी में बाहर आए थे, अब फिर से जेल जाएंगे। तो 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जेल के सलाखों के पीछे सजा काटने के बावजूद भी इनकी हरकतें जो है वह बदलती हुई नजर नहीं आई। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 12 तारीख को हमने एक जगपाल उर्फ पलटू और दूसरा ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश, दोनों भाई हैं। ये कालखा जिला पानीपत के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ पहले भी 70-80 चोरियां के मुकदमे हैं, करते चोरी ही है। इनको ये फरवरी में जेल से बाहर आए। हमने इनको 12 तारीख को अपने मुकदमे में गिरफ्तार किया। 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सलाखों के पीछे सजा काटने के बावजूद भी एंटी ऑटो थेफ्ट की टीम जो है वह काफी सक्रिय नजर आ रही थी और एक बार फिर से पुलिस के शिकंजे से यह ऑटो थेफ्ट की टीम नहीं बच पाई। इससे पहले भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, पहले भी वाहनों की चोरी के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक बार फिर से सलाखों के पीछे की सजा काटने के बावजूद भी जब ये लोग बाहर आए जेल से तो एक बार फिर से चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। हालांकि तीनों वाहन चोरों को पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है। एंटी ऑटो थेफ्ट टीम की यह कार्रवाई थी जहां पर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो सोनीपत में सफाई व्यवस्था लचर होने की वजह से लोग बदबू में रहने को मजबूर है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सोनीपत की तस्वीर नहीं बदल पाई है। सोनीपत में नगर परिषद को भंग करके नगर निगम बनाया गया था, लेकिन हालात और ज्यादा बदतर हो चले। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। दरअसल एक निजी कंपनी को सफाई का टेंडर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने पैसे लेने के बाद भी गंदगी साफ नहीं की, जिसे लेकर अब लोगों ने प्रशासन से साफ सफाई की गुहार लगाई है। तो गंदगी का वहां पर अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी सफाई को लेकर नगर निगम जो है हमारे, इसके अंदर हमने जैसे प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको हमने टेंडर दे रखा है, जो हमारे अनुबंध और पक्के कर्मचारी हैं, उनको हमने उनके वार्ड और एरिया वाइज उनको डिवाइड कर रखा है। उनकी रेगुलर हमारी चेकिंग की जाती है। जेबीएम को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, भैया आप 3 टाइम जो भी कूड़ा उठाने का उनका जो भी एग्रीमेंट में प्रावधान है उस हिसाब से वो कूड़ा वगैरह सारा उठाते हैं। किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है, वो हमारा टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट पे भी नंबर है और यहाँ भी कोई कंप्लेंट देते हैं जब भी हम उनका समाधान करा देते हैं। सर, इंदौर की तरफ पर क्या व्यवस्था करनी? इसमें हमारे पास हेड ऑफिस से भी लेटर है। हमारे कमिश्नर साहब 20 तारीख को इंदौर विजिट करने जा रहे हैं। 2 दिन की उनकी विजिट है। उसके बाद कमिश्नर साहब जो इंदौर का जो भी मॉडल वो लेके आएंगे, उस पर डिस्कस करके उस हिसाब से वो भी लागू करेंगे। इसी करण सिंह मार्केट में शॉपकीपर हूँ। ये गंद कई सालों से यहाँ फैला हुआ है और इसका कोई समाधान नहीं हुआ अब तक। कई बार कमेटी में जा चुके हैं, तो इसका प्लीज समाधान कीजिए, प्रशासन से रिक्वेस्ट है। कौन खड़ी करके चला गया इधर? तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का धरना 25वें दिन भी जारी रहा। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद की शुगर मिल के मृतक कर्मचारियों के आश्रित शुगर मिल गेट पर बैठकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि या तो हक दो या खुदकुशी की अनुमति दो। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे मृतक कर्मचारी के बेटे ने कहा कि वह भी 9 साल संघर्ष कर चुके हैं। शुगर मिल में 2 वर्ष पहले मृतकों के आश्रितों के साथ जो शोषण हो रहा था, शासन प्रशासन के समक्ष बात रखी थी, लेकिन पोल खुलने के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रदर्शनकारी अपने हक के लिए स्थानीय विधायक के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं। कर्मचारी जो हैं आश्रितों, मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शाहबाद शुगर मिल प्रशासन जो है वर्ष 2007 से ही, या ये कहूँ कि शुरू से ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का शोषण कर रहा है। और मेरे पिताजी 7 फरवरी 2011 में एक्सपायर हुए थे। उनके बाद हमें 9 साल बाद पूरा संघर्ष करने के बाद ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ जो हमने इख्तियार ना किया हो। उसके बाद हमें 32 दिन यहाँ मिल के गेट के सामने धरने बैठने के बाद सिस्टर को ज्वाइनिंग लेटर मिला था जी। उसके बाद हमें लगा शायद शासन प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी करेगा कि ताकि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। लेकिन शासन प्रशासन के कार्रवाई ना करने की वजह से इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। हम तो जी नौकरी के ही लिए बैठे हैं, हमें अपना हक चाहिए। इन्होंने कोई जवाब सवाल नहीं दिया है और हम तो खुदकुशी करेंगे। फिर यहाँ पे हमें 25 दिन हो गए थे बैठे हुए और इतने परेशान कर रखे हैं जी इन्होंने। चक्कर बहुत लगाए हमारे से, 5 साल हो गए हमारे खराब किए।
कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं जी। हार के हमने धरने की रखा है कि धरने पे बैठे, अब भी कोई जवाब सवाल नहीं आ रहा जी। तो मृतक कर्मचारी का बेटा कर रहा था नेतृत्व इस पूरे धरने का। लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 25वें दिन भी यह धरना लगातार जारी है। कर्मचारियों के आश्रितों का यह धरना है, जहां पर वह तमाम चीजों को लेकर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से यह मांग जारी है और ऐसे में अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। 25वां दिन है धरना देते हुए। तो हरियाणा में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। इस कैंपेन से हरियाणा के युवा को जोड़ा जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीपक चोटीवाला, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा और प्रवक्ता हरलीन बराड़ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां दीपक चोटीवाला ने कहा कि यंग इंडिया के बोल एक केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मंच है। इस मंच से युवाओं को तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका देता है। यंग इंडिया के बोल का सीजन 1 बहुत सफल रहा, जिसमें नौजवानों को समय साइक मुद्दों पर बोलने का अवसर मिला। सीजन 1 के बाद यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को अलग अलग राज्यों में शुरू किया जा रहा है। यंग इंडिया के बोल का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक मंच है जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को एक मौका मिलता है, भले ही वो कांग्रेसी विचारधारा से उत्प्रोत हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस से जुड़कर के राजनीति के माध्यम से वो मुखरता और प्रखरता के साथ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं समसामयिक विषयों पर। तो ये मंच उन सभी नौजवानों को भारतीय युवा कांग्रेस उपलब्ध कराता है और बहुत सफल और शानदार इसका पहला जो सीजन था। तो यमुनानगर में आम के शौकीनों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि पैदावार कम होने के चलते बाजार में बिकने वाला आम महंगा हो सकता है। क्योंकि आम के बागों में 2 तरह का कीड़ा लगने से पैदावार कम हो जाती है। इस मामले में जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि बाग काफी पुराने हो चुके हैं और पेड़ एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, जिसकी वजह से ना तो यहाँ धूप आ पाती है और ना ही अच्छे से हवा लगती है। तो इसकी वजह से ही इन पेड़ों में 2 इंसेक्ट बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए आमों के बाग लगाने वाले किसानों से यही सुझाव है कि वे समय रहते इस कीटनाशक दवाई का स्प्रे करें, तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। जिस तरह से महंगाई लगातार चरम पर है, तो माना जा रहा है कि आम पर भी अब लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। कोई कीटनाशक दवा का अगर स्प्रे करते हैं तो ऐसे में आम का बचाव हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कीड़ा लगने की आशंका लगातार विभाग द्वारा जताई जा रही है, उसे देखते हुए आम का जो उत्पाद है वह कम होने की लगातार आशंका बनी हुई है, जिसके कारण आम महंगे हो सकते हैं। तो आम का आपको स्केज मान के चले कि हमारे यमुनानगर में लगभग 6000 हेक्टेयर में आम का एरिया है, जो कि इधर ससोली प्रताप नगर जो ब्लॉक है वो हमारा मेन एरिया है आम के लिए। रादौर में भी काफ़ी बड़े बड़े ऑर्चार्ड्स हैं और ये ऑर्चार्ड्स भी काफ़ी उम्र के हो गए हैं, काफ़ी बड़े ऑर्चार्ड्स हैं और इनकी उम्र काफ़ी है और काफ़ी ये पौधे मिल गए हैं आपस में, जिसकी वजह से इसमें ना तो धूप आ पाती है, ना हवा इसमें आ जा सकती है अच्छे से, और उसकी वजह से इसमें 2 इंसेक्ट बड़े ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारे बागों में, जिसमें सबसे पहले मैंगो लीफ बाग है। और कालका से समालखा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दादरी जहाजगढ़ रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में लगातार प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा घटित होता है तेज रफ्तार के चलते, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता है। प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है, चालान काटे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोकथाम में कहीं ना कहीं असफलता ही हाथ लगती है। और कुछ इसी तरह का मामला जो है झज्जर से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, बाइक सवार को टक्कर मारी थी। मामला ये था जी, जो ये एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। ये जो जहाजगढ़ से दादरी रोड है, जो चुचुकवा वाला रोड है। हाँ सर। वहाँ जाते समय तो HP का पेट्रोल पंप है। हाँ जी। वहाँ इन दोनों को एक अज्ञात जो ट्रक चालक था वो एक्सीडेंट करिए बाइक पे थे। अच्छा जी। एक का तो मौके पे एक्सपायर हो गया जी, और जो दूसरा था उसको PGI रेफर कर दिया गया। अच्छा जी। क्या नाम है सर जो एक्सपायर हुआ है? उसका नाम है सुरेश, नाम है, पिताजी का नाम है सूरजबान। क्या काम करता था सर? ये एज मजदूरी। अच्छा, लेबर वर्क से था। और वो जो उसकी कैसी तबीयत है सर, कैसी हालत है? दूसरी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, अभी देखते हैं क्या रक्षा रिपोर्ट। अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा? अज्ञात वाहन के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम हो गया सर? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया है। फोन हटता ही नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।